बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सच में एक आँख हंस के और एक आँख रो के ही रवि जी को याद किया जा सकता है। ऐसा अभी इस टॉक शो के बाद हम लोगों ने, शायद जिन्होंने रवि जी को बहुत क्लोजली नहीं भी, जो उनसे एसोसिएटेड थे, वो भी इस चीज़ से इत्तेफाक रखेंगे। खूब कटी हमारी ज़िंदगी एक दूसरे की अगन में मगन, हम छोटी छोटी अड़चनें हमें कभी भारी नहीं पड़ी। एक दो गाने हम बार बार सुना करते थे, जीवन की बगिया महकेगी और प्यार कभी कम ना करना सनम, हम कमी गवारा कर लेंगे। ये अल्फाज एक साहित्यकार से ज़्यादा एक प्रेम में सरोवर प्रियतमा के हैं। हम बात कर रहे हैं रवि कथा की। रवि कथा सिर्फ एक किताब नहीं है, प्यार का सागर है। जब एक प्रेमिका पत्नी और एक सहयात्री बन जाती है, और जब पति पत्नी के बीच कड़ियाँ साहित्य की हों, तो क्या कहने। हम पिछले कुछ घंटों से उन्हीं चीज़ों से रूबरू हो रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने पति के हर पहलू, यानी उनकी मासूमियत, नखरे, शरारतें, उदारता को बयां करती स्मृतियों के कोलाज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। रवि कथा नामक इस कोलाज की तरफ, जो हमको रविंद्र कालिया जी के अनगिनत रोमांचक पहलुओं के बेहद करीब लेके आएगा। और इस गुलदस्ते को अपने प्रेम से सींचा है उनकी जीवन संगिनी और एक प्रमुख रचनाकार ममता कालिया जी ने। ममता जी को हम आदर सहित आमंत्रित कर रहे हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो अपने रवि कथा के माध्यम से हम सबको सुनाएं और हम सबको रविंद्र कालिया जी के और करीब ले जाएं। ममता जी प्लीज़ स्टेज पे आइए। दोस्तों, ये पूरा सत्र और पूरा दिन अब तक का रविंद्र कालिया से भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे 7 साल बाद मैंने उनको वापस पाया है यहाँ, क्योंकि दिल्ली में शायद बहुत फर्क नहीं पड़ता कि एक इंसान चला गया, वहाँ पर तारीखें बहुत जल्दी बदलती हैं। लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा बहुत कम लगता है कि रवि नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरे साथ रहते हैं, इसीलिए मैं उस घर को छोड़ नहीं पा रही हूँ जिसमें रवि और हम दोनों ने मिलकर जीवन बिताया। रवि कथा तो मैंने लिख दी और रवि की तकलीफ़ों को 2 चैप्टर में लिखने के बाद मुझे लगा कि ये गलत प्रस्तुति है, और फिर मैंने उनकी जिंदा दिली के बारे में लिखा। यहाँ उनका एक नया रूप, पत्रकार का रूप मुझे देखने को मिला, जबकि मैं उनकी पत्रकारिता से हमेशा बहुत बेचैन रहती थी। मुझे उनका पत्रकार वाला रूप जोखिम भरा लगता था। कई बार उन्हें मार भी बहुत पड़ी पत्रकार के रूप में। कई बार उनको इतनी आलोचना सहनी पड़ी, 1-1 साल तक लोगों ने आलोचना उनके खिलाफ एक अभियान की तरह रखी। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इलाहाबाद में आप उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख रहे हैं। गंगा यमुना ने कितना एक निर्माणकारी रोल अदा किया, ये आप सब जानते हैं, पहचानते हैं। और देखिए, इलाहाबाद आज भी एक कसौटी है। इलाहाबाद ही वो निकष है जहाँ कोई आदमी पास या फेल होता है। मैं ये मानती हूँ कि हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का, सबका यहाँ पर वो समय बीता है जो कि निर्माणकारी समय था, जिसमें कि हमें कुछ बन के दिखाना था या जिसमें कि हमें कुछ करना था। और मुझे तो यहाँ बैठती हूँ तो ये नहीं याद आता कि रवि ने यहाँ खुदा से ही सलामत लिखा रानी मंडी में बैठकर। मुझे तो ये याद आता है ज़्यादा कि एक बार हमारे घर में ताला लग गया था और डॉक्टर खोपर जी को फ़ोन किया गया, और डॉक्टर खोपर जी बूटा और बूटी दोनों को लेकर और 2-4
छेनी हथौड़ी वगैरह लेकर और आए कि मुझे ताला तोड़ने का अनुभव है, चलो मैं तोड़ता हूँ। भले वो ताला नहीं टूटा और किसी और तरीके से खोला गया, लेकिन ये वही शहर है जो आपकी बेवकूफ़ियों को, आपकी मूर्खताओं को भी प्यार कर लेता है। तो ये मोहब्बतों का शहर है, ये सबसे अच्छी बात है। और आपको बताएं कि आज या कल के अंदर विश्व पुस्तक मेले में दिल्ली में रवि की एक और नई किताब आ रही है जिसका शीर्षक है छोटी सिगरेट भी कम वक्त। क्योंकि गालिब छोटी शराब तो बहुतों ने पढ़ ली, लेकिन रवि का एक रूप वो था कि सिगरेट छोड़ने में उन्हें और ज़्यादा तकलीफ हुई। रवि ने बहुत सारी तवालतें पाल रखी थी, अब वो इनसे अपने तनाव को दूर करते थे, क्योंकि उन्हें पता था 7 तारीख को उन्हें वेतन देना है। कई बार प्रेस में वेतन बांटने के बाद उनके पास सिगरेट के भी पैसे नहीं बचते थे, और कई किस्म के तनाव थे वहाँ उस समय। और ऊपर से ये है कि शाम के समय कॉफ़ी हाउस में लोगों की तंज बयानी भी थी, क्योंकि कुछ ऐसे घाघ लोग थे जो स्थायी नौकरी पाए हुए थे यूनिवर्सिटी में, और वो हमेशा ही दिखाने की कोशिश करते थे। वो जो है ना, कहते हैं हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। इस तरह के लोग भी थे। रवि की जब पहली किताब 9 साल छोटी पत्नी आई और वहाँ पर लोक भारती में रखी हुई थी, वहाँ विजयदेव नारायण शाही आए, ऊंचे लंबे चौड़े आदमी थे, वो आए और उन्होंने दिनेश जी जो मालिक थे लोक भारती के, यूँ किताब को, रवि की किताब को उठाया और थोड़ी दूर यूँ पटक दिया टेबल पे और कहा, अरे क्या क्या छापते रहते हो तुम दिनेश। अब इस बात पर दिनेश जी को अपने लेखक का सपोर्ट करना चाहिए था, पर वो क्या लगे हाँ हाँ हाँ, और उन्होंने अपने चपरासी से कहा, अरे ज़रा शाही जी के लिए कॉफ़ी लाओ। तो ये सितम जरीफी जो है ये भी थी इलाहाबाद में, और यारबाशी भी थी, और इसमें कोई शक नहीं कि यार ज़्यादा मिले, दुश्वार लोग कम मिले। और सिगरेट छोटी भी कम वक्त जो है उनका संस्मरण वो वागर्थ में छपा था, और मुझे याद है उस समय संपादक ने रवि को फ़ोन करके कहा कि और लिखो, तो रवि ने कहा और छोड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ममता के सिवा। तो कहने लगे अब ये सीरीज अब खत्म होती है। और सिगरेट के बारे में जो रवि ने लिखा वो वाकई, अब मैं वो लेख पढ़ती हूँ, उस समय मैं नहीं रियलाइज़ करती थी इस चीज़ को, अब मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे ये लगता है कि सिगरेट छोड़ना, सिगरेट शराब छोड़ने से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। ये तनिया ज़्यादा अच्छा बता सकती है जो डॉक्टर। रवि ने लिखा कि बड़े से बड़ा पियक्कड़ भी बॉटल साथ में लेके नहीं चलता है, लेकिन सिगरेट पीने वाला हमेशा अपनी जेब में रखता है सिगरेट। और सिगरेट आपकी उंगलियों को स्पर्श करती है, यानी उंगलियां भी उस टैक्टाइल, उस स्पर्श वाले अनुभव को मिस करती हैं। अगर आप सिगरेट नहीं सुलगाते, आपके होठ मिस करते हैं वो फिल्टर और उसके सॉफ्ट टच को, आपके होठ उसको ऐसे मिस करते हैं जैसे प्रेमिका के चुंबन को। तो रवि ने ये लिखा है उसमें, उस संस्मरण में, जो कि मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा है और सिगरेट प्रेमियों को सिगरेट छोड़ने के लिए एक गुर देता है, एक रास्ता देता है। और उन्होंने बताया कैसे वो अपने मुंह में बुझी हुई सिगरेट लगा के घूमते थे और स्कूटर चलाते थे, और जब वो चलाते थे तो कोई ना कोई उनको माचिस पेश कर देता था कि लो ये सुलगा लो। अब उनकी बड़ी दिक्कत, उन्होंने ये तय किया कि नहीं पीनी है, पर लोग हैं, समाज है कि उन्हें पिला के छोड़ेगा, क्योंकि बुझी हुई सिगरेट कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो रवि की न जाने कितनी फितरतें हैं। अभी पिछले दिनों अनीता गोपेश आई वहाँ पर मेरे पास घर में दिल्ली में। अनीता, जब मैं बात कर रही थी रवि की, तो अनीता ने कहा कि ममता जी पहले आप इतना प्यार नहीं करती थी, आप उनको ज़्यादा प्यार करने लगी हैं। और वाकई में जब तक साथी आपके साथ होता है तब आप उसकी विशेषताओं को भी बहुत आम चीज़ समझते हैं, नगण्य समझते हैं। हम सोचते हैं तो बोलता ही रहता है, कुछ ना कुछ कहता ही रहता है, लेकिन जब वो नहीं रहता तब आपको एक एक बात याद आती है। मुझे अभी भी याद है, मेरी पीठ में खुजली बहुत मचती थी, अभी भी मचती है। तो मैं अपनी पीठ कभी कंघे से, कभी ब्रश से, कभी पेंसिल से खुजा लेती थी। तो रात में रवि मुझे कहते थे कि ला तुम्हें पीठ मसल दूँ मैं, तो घायल हो गई होगी तुम्हारी पीठ। अब जब खुजली मचती है तो बिस्तर से मैं रगड़ लेती पीठ को, घाव हो जाते हैं मेरी पीठ में।
आप सोचिए। और उस समय मुझे रवि की इतनी याद आती है कि छोटी छोटी बातों पर वो ध्यान देते थे। जब मैं चावल खाती हूँ तो मेरे यहाँ अटक जाता है गले में चावल हमेशा। डॉक्टर्स कहते हैं कि यूसुफ अगर साहब का सिकुड़ने लगा है, और कई बार ऐसा लगता है जैसे कि अब सांस ही नहीं आएगी अगली। लोग कहते पानी पियो, लेकिन पानी नहीं पिया जा सकता उस समय, क्योंकि विंड पाइप आपका बंद है उस समय, या अटक गया है उस समय। और रवि मुझे याद है कि लंच पे जब घर आते थे दिल्ली में, तो वो कहते थे पहले तुम अपना चावल खा लो तब मैं जाऊँ ऑफिस, क्योंकि वो जानते थे कि अटकेगा जरूर। तो ये छोटी छोटी बातें जो उनकी याद आती हैं। तो देखो मैं इसीलिए अब जो चीज़ें मिस करती हूँ ना, और जिन चीज़ों के बिना मेरा काम भी अटकता है, मेरी जान भी अटकती है और मेरी शाम भी अटकती है, उस सारी चीज़ को मैं मिस करती हूँ। यहाँ आई हूँ, मेरा जी एक बार भरता है, एक बार मेरा मन हंसने का कर रहा है, एक बार रोने का कर रहा है। और ये उनके जाने के 7 साल बाद इलाहाबाद ही है जिसने रवि को याद किया और जिसने यहाँ आपको बुलाया इतने प्रेम से। आनंद कक्कड़ और कहकशा टीम और डॉक्टर अभिलाषा, इन सबके लिए मैं क्या कहूँ कि आपने आज वाकई में मेरे लिए एक नई बिल्कुल चेतना, एक नई संवेदना आपने मुझे दे दी। और मुझे वाकई लग रहा है कि मैं अकेली नहीं हूँ। क्या कहूँ, ये एक बहुत ही इमोशनल सेशन रहा हम सबके लिए। सही कहा है ममता जी आपने। करीब रविंद्र जी भी यही चाहते थे कि वो अपना नाम बर्तनों में नहीं किताबों पर छोड़ कर जाएं, और वो किताबों में अमर हो गए हैं।